कभी कभी इतिहास किसी किताब के पन्ने में दर्ज नहीं होता, वो चुपचाप बहता है स्मृतियों की गलियों में, कभी एक तस्वीर में, कभी एक अधूरी मुस्कान में। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने नेतृत्व मांगा नहीं पर उसे थामा, जो मंच पर बिना शोर के आया लेकिन लहरें बन गया। एक पायलट की कहानी, एक बेटे की कहानी, एक प्रधानमंत्री की कहानी। 20 अगस्त 1944 बम्बई। गांधी नेहरू परिवार के आंगन में एक नए जीवन की दस्तक हुई। नाम रखा गया राजीव रत्न गांधी। राजीव का बचपन वैभव में बीता, लेकिन वो खुद हमेशा भीड़ से अलग रहा। जब देश की राजनीति ताश के पत्तों की तरह बिछाई जा रही थी, तब राजीव अपनी दुनिया में गुम था, किताबों, विज्ञान और विमानों में। पिता फिरोज गांधी, माँ इंदिरा गांधी, परिवार में राजनीति लहू की तरह बहती थी, पर राजीव के स्वभाव में शांति थी, दूरी थी और कहीं ना कहीं तटस्थता भी। दून स्कूल की छाव में उसकी बुनियाद बनी, जहां अनुशासन और अध्ययन दोनों को उसने आत्मसात किया। इसके बाद कैम्ब्रिज, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन। इंजीनियर बनने का सपना देखा, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। किस्मत की रेखाएं उसे एक और दिशा में ले जा रही थी। राजीव ने उड़ानें भरना शुरू की, इस बार सपनों में नहीं, हकीकत में। इंडियन एयरलाइंस के कॉकपिट में। वही जीवन की सबसे खास उड़ान उसे दोपहर में मिल गई। सोनिया माइनो, इटली की एक सरल सौम्य लड़की। प्रेम हुआ गहरा। 1968 में दोनों शादी के बंधन में बंधे। उनकी जिंदगी में कोई तामझाम नहीं था, न राजनीतिक भाषण, न सत्ता की होड़। बस एक छोटा सा घर, 2 बच्चे, राहुल और प्रियंका, और सादगी भरा जीवन। राजीव गांधी को राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। वो बस एक पायलट था, आसमान को अपना मानने वाला। लेकिन जिंदगी कब रफ्तार बदल दे कोई नहीं जानता। 23 जून 1980 एक हादसा हुआ। एक विमान, एक दुर्घटना और एक नाम, संजय गांधी, धूल में मिल गया। संजय गांधी इंदिरा गांधी का राजनीतिक उत्तराधिकारी। उनकी आकांक्षाएं, उनके फैसले और उनका जुनून एक दिन में खत्म हो गया। इंदिरा टूट गई। देश की राजनीति ठहर सी गई। जनता को दिशा चाहिए थी, इंदिरा को सहारा। राजीव, जो अब तक भीड़ से दूर रहा था, उसे खींच लिया गया उस मैदान में जिससे वो हमेशा दूर भागता रहता था। शुरुआत आसान नहीं थी। राजीव झिझकते थे, बोलते कम थे, लेकिन उन्होंने अमेठी से 1981 में उपचुनाव लड़ा। जनता ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। संसद में पहली बार जब राजीव पहुंचे तो आलोचकों ने कहा, ये राजनेता नहीं, ये सिर्फ एक नाम है। लेकिन उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। उनकी शांति ही उनका उत्तर बन गई। उन्होंने एक बार कहा था, मैं राजनीति में आने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब जिम्मेदारी आई तो नजरें नहीं चुराई। धीरे धीरे राजीव का चेहरा सिर्फ एक बारिश नहीं रह गया, वो एक उम्मीद का चेहरा बन गया। टेक्नोलॉजी, युवा सोच और साफ सुथरी राजनीति का सपना लेकर राजीव एक नई यात्रा की ओर बढ़ चले, जिसका रास्ता सीधा नहीं था और मंजिल शायद कभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। 31 अक्टूबर 1984, सर्दियां आने को थी। दिल्ली की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, तभी एक खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, की हत्या कर दी गई है। उनकी अपनी ही सुरक्षा में लगे 2 सिख बॉडीगार्ड ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सन्नाटा पसर गया और फिर सन्नाटे की जगह ले ली आग और खून ने। ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान, जिसका उद्देश्य था आतंकियों को मार गिराना। लेकिन इसकी कीमत सिख समुदाय ने बहुत भारी चुकाई। हत्या एक बदले की कार्यवाही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत पर धब्बा था। दिल्ली की सड़कों पर सिखों की दाढ़ियां नोची गई, पगड़ियां जलाई गई, दुकानों में आग लगी, ट्रेनों में खून बहा और हर कोने में एक ही सवाल गूंजा, हम किस ओर जा रहे हैं। देश शोक में डूबा था, लेकिन शोक से ऊपर एक जरूरत थी, नेतृत्व की, स्थिरता की। इसी उथल पुथल में इंदिरा का बेटा, जो अभी कुछ साल पहले तक एक साधारण पायलट था, उसने देश की सबसे भारी कुर्सी संभाली।
राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, सिर्फ 40 साल की उम्र में। भारत के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री। वो शांत थे, गंभीर थे, लेकिन भीतर से क्या वो तैयार थे? शायद नहीं। और फिर उन्होंने एक वाक्य कहा जिसने आने वाले दशकों तक बहसों को जन्म दिया। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती ही है। कुछ लोगों ने इसे दर्द से निकली प्रतिक्रिया कहा, कुछ लोगों ने कहा यह एक असंवेदनशील राजनीतिक बयान था। क्या यह शोक था या संकेत? क्या ये दुख था या दोष? इतिहास इस पर अब भी चुप है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस दिन राजीव गांधी सिर्फ एक बेटे की जगह एक राष्ट्र का उत्तरदाता बन गया था। 1984 के अंत में जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो देश अभी भी सदमे में था। हत्या, दंगे और अस्थिरता के बीच में फंसा भारत एक नई सुबह की तलाश में था, और उस सुबह की पहली किरण एक पायलट की आंखों में चमकी, जिसे अब एक देश की कमान मिली थी। राजीव गांधी ने राजनीति में ताजगी लाई। उनकी शैली अलग थी, शब्द कम, सोच गहरी, और वो भाषण नहीं देते थे, वो दृष्टि देते थे। उनका मानना था देश को आगे ले जाने के लिए हमें पीछे देखना बंद करना होगा। उन्होंने युवा भारत को पुकारा और सबसे पहले युवाओं को ही सशक्त किया। 1989 में क्रांतिकारी निर्णय लिया गया। भारत में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। अब देश की कमान सिर्फ बुजुर्गों के हाथों में नहीं बल्कि युवाओं की उंगलियों में भी थी, जो बटन दबाकर देश की दिशा तय कर सकते थे। गांवों की बात भी पहली बार केंद्र में आई। राजीव ने पंचायती राज को फिर से जीवित कर दिया, गांव के स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त किया। उन्होंने कहा राज दिल्ली से नहीं, गांव की चौपाल से चलना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सपना उन्होंने देखा वो था तकनीक का भारत। कंप्यूटर, टेलीकॉम, सूचना क्रांति, शब्द जो अब तक आम जनता के लिए अजनबी थे, राजीव ने उन्हें घर घर पहुंचाने का सपना देखा। उस दौर में जब लोग कंप्यूटर को नौकरी खाने वाली मशीन समझते थे, राजीव ने कहा ये हमारे भविष्य की भाषा है और हमें इसे अब सीखना ही होगा। उन्होंने CDAC, NIC, MTNL, VSNL जैसी संस्थाओं की नींव रखी। ये सिर्फ संस्थाएं नहीं थी, ये भारत की डिजिटल आत्मा की पहली सांसें थी। उनके प्रयासों से पहली बार टेलीफोन गांवों तक पहुंचा, कंप्यूटर स्कूलों में आया और एक नया सपना हर नौजवान की आंखों में पलने लगा। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, हम एक पुराना देश हैं लेकिन एक युवा राष्ट्र, और मैं भी युवा हूँ, मुझे भी एक सपना है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो विज्ञान में आगे हो, जहाँ तकनीक सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि खेत, स्कूल और बाजार तक पहुँचे। वो एक नए युवा के वास्तुकार थे, लेकिन हर निर्णय के बीच छिपे होते थे विरोध, संदेह और चालें। राजीव की उड़ान तेज थी पर बादल भी गहराने लगे थे। राजीव गांधी की उड़ान तेज थी, नई सोच, नई दिशा और नई उम्मीदों से भरा एक युवा नेतृत्व जिसे देश मिस्टर क्लीन कहकर पुकारने लगा था। लेकिन फिर 1987 में एक शब्द गूंजा जिसने सब कुछ बदल दिया, बोफोर्स। स्वीडन रेडियो की एक रिपोर्ट में दावा किया गया, भारत में 155 mm तोपों की डील में करोड़ों की रिश्वत दी गई। बिलोचियों के नाम आए, विदेशी खातों की फाइलें खुली और फिर उंगलियां उठी सीधे गांधी परिवार की ओर। कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया, कोर्ट में दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन शक की जो परछाई पड़ी वो राजीव गांधी के चेहरे से कभी हट ना सकी। वो छवि जो अब तक साफ और ईमानदार मानी जाती थी, एक झटके में संदेह और साजिश की गिरफ्त में आ गई। सियासत में विरोध तो होता है, लेकिन जब विश्वास ही डगमगाने लगे तो हर शब्द सवाल बन जाता है। राजीव गांधी ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, मेरे हाथ साफ है, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं। लेकिन जनता का मन अभ्रमित था। और इस बीच एक और मोर्चा खुल गया, विदेश में, श्रीलंका। वहाँ लिट्टे नामक उग्रवादी संगठन तमिलों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, हिंसा के रास्ते। राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका भेजा।
लेकिन शांति का सपना एक रणनीतिक भूल में बदल गया। भारतीय सेना श्रीलंका की जमीन में फंस गई। लिट्टे, जिसे कभी भारत का मौन समर्थन था, अब भारत की सेना को दुश्मन मानने लगा। भारतीय जवान मरने लगे श्रीलंका में एक युद्ध में जिससे उनका कोई निजी वास्ता नहीं था। राजीव की नीयत साफ थी पर नीतियां उलझ गई। लिट्टे का मोह भंग हुआ और नफरत ने जन्म लिया। एक बीज बोया गया जो कुछ साल बाद खौफनाक फल देने वाला है। वो हत्या जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक सपना खत्म कर दिया। राजीव गांधी अब सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक चालों से घिरे खिलाड़ी बन चुके थे। एक ऐसे खेल में जिसमें नियम रोज बदलते थे और निशाने अक्सर वो होते थे जो सबसे ऊपर होते थे। 1989 एक दौर आया जब सत्ता से बाहर होने का स्वाद राजीव गांधी को भी चखना पड़ा। उनकी पार्टी कांग्रेस चुनाव हार गई। वो अब सत्ता से बाहर थे और विपक्ष के नेता बन गए। राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ आया। राजीव गांधी को अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। क्या वे वापसी करेंगे? क्या उनका समय फिर से आएगा? 1991 देश में एक बार फिर चुनावों का माहौल था। राजीव गांधी के भीतर वही जुनून था, वही चाहत थी भारत को फिर से उसकी खोई हुई दिशा में ले जाने की। सोनिया गांधी, जिन्होंने कभी उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी, अब इस बार भी चाहती थी कि वे अपने परिवार में साथ रहें, राजनीति से बाहर रहें। लेकिन राजीव गांधी का जवाब साफ था, मैं पीछे नहीं हट सकता, भारत को मेरा साथ चाहिए। राजीव गांधी को फिर से जनता का समर्थन मिल रहा था। उनकी रैलियां फिर से भरी हुई थी। वो देश भर में प्रचार करते हुए भारत के हर कोने में अपना संदेश फैलाने में जुटे हुए थे। उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जो उनके पहले कार्यकाल में था। हर भाषण में एक नया उत्साह और हर जुबान से निकलते शब्दों में देश को फिर से नई राह दिखाने का वादा था। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों का प्रतीक बन चुके थे। राजीव गांधी जानते थे कि उनका मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन उनकी आत्मविश्वास और परिश्रम ने उन्हें फिर से राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा श्री पेरम्बदूर, एक जगह जहां राजीव गांधी के जीवन का आखिरी अध्याय लिखा गया। राजीव गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। भीड़ थी, रोशनी थी और सुरक्षा के घेरों के बीच एक युवती फूलों का हार लेकर आई। राजीव मुस्कुराए, उन्हें वो हार सौंपने झुकी, लेकिन इस मासूमियत के पीछे छिपा था एक भयंकर विस्फोट। उस युवती की कमर पर बंधा था RDX बॉम्ब। वो लिट्टे की आत्मघाती हमलावर थी। धमाका हुआ, राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। भारत फिर से खामोश हो गया। एक महान नेता की मुस्कान हमेशा के लिए छिन गई। राजीव गांधी एक रहस्य थे, एक ऐसा चेहरा जिसकी मुस्कान आज भी तस्वीरों में जिंदा है। उन्होंने सिर्फ भारत को तेज दौड़ने का सपना नहीं देखा था, बल्कि उसे एक नई दिशा दी, एक नई सदी में प्रवेश करने की चाहती थी। शायद वो सपने पूरे नहीं देख पाए, परंतु जो नींव उन्होंने रखी उसी पर आज का भारत खड़ा है। क्या राजीव गांधी को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? क्या राजनीति में मासूमियत की कोई जगह होती है? ये सवाल आपके पास है, जवाब भी आपके पास है। मैं हूँ मोहित परखे और आप देख रहे थे तिरंगाधारी। मिलते हैं एक और दस्तावेजी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।